नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का भारत, एक ऐसा दौर जिसने सच में आज के भारत की नींव रखी। कला, संस्कृति, सत्ता, इस समय सब कुछ बदल रहा था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प ऐतिहासिक कालखंड की गुत्थियों को सुलझाते हैं। शुरू करें। इस सफर में हम मुख्य रूप से 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, मध्यकालीन युग का असल मतलब क्या है। दूसरा, भारत के ऐतिहासिक कालक्रम को एक नए नजरिए से देखना। तीसरा, शुरुआती सल्तनत और राज्यों का उदय। और चौथा, टकराते साम्राज्यों का वो उथल-पुथल भरा दौर। इतिहास को सही से समझने के लिए सबसे पहले इन लेबल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो भाग 1, मध्यकालीन युग की परिभाषा। आइए देखते हैं कि इस शब्द के पीछे आखिर क्या कहानी है और ये आया कहां से। मिडीवल यानी मध्यकालीन, इसका सीधा सा मतलब होता है दो युगों के बीच का समय। अब मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें यूरोप के इतिहास से जुड़ी हैं। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर रेनेसा यानी पुनर्जागरण तक के समय को बताने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताऊं, उस दौर के लोग खुद को मध्यकालीन बिल्कुल नहीं मानते थे। दरअसल बाद के विचारकों ने अपने युग को महान और पुरानी पीढ़ियों को नीचा दिखाने के लिए इस शब्द को एक तरह के अपमान के रूप में गढ़ा था। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके साथ बहुत सारा ऐतिहासिक बोझ भी जुड़ा है। यूरोप की बात करें तो 5वीं सदी से लेकर 14वीं-16वीं सदी तक के इस समय को एक डार्क एज या अंधकार युग का ठप्पा दे दिया गया। ऐसा माना गया कि आधुनिक विज्ञान और तर्क से पहले का ये वो समय था जब ज्ञान विज्ञान पूरी तरह से रुक गया था। ये सोच तब तक हावी रही जब तक पुनर्जागरण के दौरान पुरानी यूनानी और रोमन कला की दोबारा खोज नहीं हुई। खैर, आज के इतिहासकार इस अंधकार युग वाले आइडिया को बिल्कुल नकारते हैं। उनका मानना है कि उस वक्त भी काफी तरक्की हो रही थी, लेकिन फिर भी सदियों तक ये नेगेटिव ठप्पा यूरोप के इतिहास के साथ चिपका रहा। भाग 2, भारत के ऐतिहासिक कालक्रम पर पुनर्विचार। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम इस यूरोपीय कॉन्सेप्ट को ज्यों का त्यों भारत पर लागू कर सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यूरोपीय टाइमलाइन को सीधे भारत पर नहीं थोपा जा सकता। यूरोप का मध्यकाल जहां 5वीं शताब्दी से शुरू होता है, वहीं भारत के लिए इसका एक व्यावहारिक पैमाना लगभग 11वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। देखिए, दोनों का इतिहास, समाज, विकास एकदम अलग रहा है। जिस वक्त यूरोप रोमन साम्राज्य के पतन की उथल-पुथल झेल रहा था, भारत में कई महान साम्राज्य अपने शिखर पर थे। इसलिए एक ही शब्द मध्यकालीन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से सटीक तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतिहास को अलग अलग हिस्सों में समझने की सहूलियत के लिए हम इस वर्किंग डेफिनेशन का इस्तेमाल जरूर कर लेते हैं। एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि खुद इतिहासकार भी इस बात पर हमेशा सहमत नहीं होते कि भारत में मध्यकालीन शब्द की शुरुआत और अंत कहाँ से माना जाए। कुछ विद्वान राजनीतिक बदलावों को देखकर इसकी शुरुआत 8वीं सदी से मानते हैं, जब नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। वहीं कुछ इतिहासकार बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे 11वीं या 12वीं शताब्दी से जोड़ते हैं। और ये जो एकेडमिक डिबेट्स हैं ये बहुत स्वाभाविक हैं। ये हमें बताती हैं कि इतिहास कोई एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि अलग अलग नजरियों का एक बहुत बड़ा संगम है। तो इस सबसे हमें क्या समझना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों को रटने का नाम नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लंबे हाईवे पर मील के पत्थर लगे होते हैं। वो पत्थर कभी पूरी यात्रा नहीं होते, वो बस ये बताते हैं कि हम कहाँ हैं और आगे किधर जाना है। इतिहास में भी तारीखों का बस यही काम है, संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट देना। ये मील के पत्थर हमें उस विशाल दुनिया की कल्पना करने में मदद करते हैं जहां से होकर बड़ी बड़ी सेनाएं गुजरी, आम लोग बसे और व्यापारियों या संतों ने अपनी यात्राएं की। और ऐतिहासिक संदर्भ बिंदुओं का ये मैप इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। ये सिर्फ कुछ रेखाएं नहीं हैं, ये सदियों के बदलाव, सभ्यताओं के टकराव और संस्कृति के विकास का एक जीता जागता नक्शा है। ये हमें उन जटिल युगों की एक साफ झलक देता है जिन्हें आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, इन्हीं मील के पत्थरों के सहारे अतीत के इस समंदर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भाग 3, प्रारंभिक सल्तनत और राज्य। अब थ्योरी से निकलकर ठोस इतिहास की बात करते हैं और इस शुरुआती दौर के नक्शे को थोड़ा करीब से देखते हैं। इन कुछ सदियों में भारत की सत्ता में जो बड़े बदलाव हुए वो सच में किसी महाकाव्य की तरह हैं। 1206 में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की। लेकिन पूरा भारत एक ही सांचे में नहीं ढल रहा था। 1326 में मेवाड़ राज्य ने फिर से अपनी ताकत बटोरी और खुद को पुनर्स्थापित किया।
अब एक तरफ उत्तर में 1398 में दिल्ली तैमूर के विनाशकारी हमले को झेल रही थी, तो दूसरी तरफ दक्षिण में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। 1336 में महान विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो कला और समृद्धि का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। इसके ठीक 11 साल बाद 1347 में दक्कन में शक्तिशाली बहमनी सल्तनत की नींव पड़ी। ये साम्राज्य सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, एक कला और संस्कृति की नई मिसालें भी कायम कर रहे थे। और फिर सदी के अंत में 1498 में पुर्तगालियों के आने से वैश्विक व्यापार का एक ऐसा नया दौर शुरू हुआ जिसने आने वाली सदियों का स्वरूप ही बदल दिया। भाग 4, टकराते साम्राज्यों का युग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1500 से 1700 के दशक में कैसे बड़े साम्राज्य वर्चस्व के लिए आपस में टकरा रहे थे। 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास की सबसे नाटकीय और अहम सदियों में से एक थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने सत्ता के सारे समीकरण बदलकर रख दिए। बाबर ने तोपों और नई रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1556 में पानीपत की ही दूसरी लड़ाई में अकबर की जीत ने इस साम्राज्य को पीढ़ियों तक चलने वाली मजबूती दी। लेकिन हलचल सिर्फ उत्तर में नहीं थी। दक्षिण में 1565 में एक बड़ी त्रासदी हुई, तालीकोटा का युद्ध। इसमें दक्कन की सल्तनतों के गठबंधन ने शानदार विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया, जिससे दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक का पतन हो गया। और फिर 1576 में हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध, जहां मुगलों की विशाल सेना के सामने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को भारी संघर्ष के बाद पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। सच कहें तो ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये संस्कृतियों और रणनीतियों और अदम्य साहस के वो टकराव थे जो भारत का भविष्य तय कर रहे थे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इतिहास का एक बहुत ही विडंबनात्मक पहलू सामने आता है। जिन मुगलों का 1500 के दशक में एक छत्र राज था, वो 1700 के दशक तक आते आते नई और अदम्य शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने लगे। 1671 में सरायघाट के ऐतिहासिक नौसैनिक युद्ध में पूर्वोत्तर के अहोमों ने शक्तिशाली मुगल सेना को करारी मात दी। इससे एक बात साफ हो गई कि बड़े से बड़े साम्राज्य की भी एक सीमा होती है। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, जो अन्याय के खिलाफ एक नया और अजेय आध्यात्मिक संकल्प था। फिर 1754 तक आते आते दिल्ली पर मराठों का नियंत्रण शुरू हो गया। मतलब मुगल राजधानी अब पूरी तरह मराठों के प्रभाव में थी। और आखिर में 1799 में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक बेहद ताकतवर सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे साफ दिखता है कि कैसे एक जगह सिमटी हुई सत्ता अंततः बिखरती है और नई शक्तियां उस खालीपन को भरकर अपना इतिहास खुद रचती हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या मध्यकालीन जैसे विदेशी लेबल्स भारत के इस जटिल इतिहास को समझने में सच में हमारी मदद करते हैं, या फिर कभी-कभी वो हमारी समझ को बस एक सांचे में बांधकर विकृत कर देते हैं? जैसा कि हमने आज देखा, इतिहास सिर्फ तारीखों या कालखंडों का मोहताज नहीं है। इन लड़ाइयों और तारीखों के पीछे एक पूरा समाज है, उसका संघर्ष है, उसकी कला है और अनगिनत मानवीय कहानियां जीवित हैं। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि हम अपने अतीत को आखिर किन चश्मों से देखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इतिहास के इन पन्नों के पार देखना कभी न भूलें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।